वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्निया को फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्निया की बहुत इंट्रोडक्शन सा देखा, फिर उसके बाद हमने उसकी कुछ ग्रेडिंग देखी, उसके कुछ हमने क्लासिफिकेशन देखी, पोजीशंस देखी। आज हम इसके फिज़िकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसको क्या क्या हो सकता है, यानी कौन कौन सी उसकी कंडीशन हो सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले हम अगर जनरल इंस्पेक्शन की बात करें तो नंबर 1 पॉइंट है, हमने देखना है कोई भी पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं, कोई उसको स्ट्रेस, कोई एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं। फिर हमने उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखना है कि क्या उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम किस तरह की है। एबिलिटी टू स्पीक, यानी अब हमने ये भी देखना है कि वो किस तरह से बोल रहा है, यानी अगर उसके बोलने का जो उसका वे ऑफ टॉकिंग पैटर्न है वो किस तरह से है, वो स्मॉल सेंटेंसेस या फ्रेजेस में बोल रहा है या वो बोल ही नहीं रहा, मतलब उसका एसओबी इतना शॉर्ट है कि उससे बोला ही नहीं जा रहा। उसके बाद इज देयर एनी ऑडिबल वीज, हमने देखना है कि ये हमें बेसिकली स्वेरिटी बताएगा। पेशेंट्स की पोजीशन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डिस्निया की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। आर्थोपनिया हमने जिस पे देखा कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग लाइंग पोजीशन होता है, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग सिटिंग पोजीशन होता है। तो हमने पेशेंट से उसकी ये पोजीशन भी पूछनी है। साइनोसिस और पेलर, साइनोसिस हम कहते हैं स्किन ब्लूइश को, और पेलर जो येलोइश स्किन होती है, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। मेंटल स्टेटस में हमने सारा उसकी हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया की कंडीशन देखनी है। हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया ये दोनों एक साथ होते हैं हमेशा। ऑक्सीजन अगर कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, और ब्रेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करने की ज़्यादा कैपेसिटी है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर कोई अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो ब्रेन उसको बहुत जल्दी से सेंस करता है। वाइटल आर्गन देखें तो वाइटल आर्गन में एज वी नो पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर आता है। पल्स रेट जो कि नॉर्मल हमारा 70 to 72 बीट्स नॉर्मल है पर मिनट। यूजुअली टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, अगर तो इट इज़ अबव 100 देन इट इज़ टैकीकार्डिया, एंड इफ इट इज़ बिलो 60 देन इट इज़ ब्रेडिकार्डिया। रेस्पिरेटरी रेट देखें तो नॉर्मली 60 to 20 या 25 तक भी हो सकता है। उसके बाद डेंजर कब होगा, इफ़ इट इज़ 30 to 45 बीट पर मिनट है या फिर 10 to 12 बीट पर मिनट है। टेम्परेचर में हम उसका फीवर देखेंगे कि बॉडी का क्या टेम्परेचर है। ब्लड प्रेशर में हम देखेंगे ब्लड प्रेशर इंक्रीज है या डिक्रीज है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज है तब भी लाइफ थ्रेटनिंग, और अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तब भी लाइफ थ्रेटनिंग। उसके बाद अगर हम फर्दर साइन को देखें तो उसमें नेल क्लबिंग आ सकता है। क्लबिंग बेसिकली आपके जो नेल या फिंगर के टोज नेल या भी जो आपके फिंगर के नेल है उसमें कोई भी चेंजिंग या स्वेलिंग सी हो जाती है। पेरिफेरल साइनोसिस, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ यानी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। नेज़ल पॉलिप, इसमें क्या होता है कि आपकी जो अगर आप नीचे पिक्चर में देखें तो इसमें नोज़ में आपकी एक आउटग्रोथ सी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, आपका म्यूकस इकट्ठा हो जाता है जिसमें पेशेंट को या किसी भी पर्सन को सांस लेने में मसला होता है। पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, ये बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, नॉर्मली म्यूकस हर पर्सन में प्रेजेंट है माउथ या गले के थ्रू जिस तरह भी वो आता है, लेकिन अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है या कोई एलर्जिक पेशेंट है तो उसमें ये म्यूकस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और माउथ और गले के थ्रू आना शुरू कर जाएगा। उसके बाद जगुलर वेन डिस्टेंशन, ये बेसिकली क्या होता है कि आप अगर ये नेक वाली पिक्चर में देखें तो इसमें आपका जो क्लिनिकल साइन इसमें आता है वो ये है कि वेन की स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसको रिलीव कैसे करते हैं कि पेशेंट की जो पोजीशन है वो 45 के एंगल पे करते हैं। ये किस वजह से होती है, मोस्टली जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन या फिर अगर कोई राइट हार्ट फेलियर आता है तो उसमें आपका जो फ्लूइड है वो वेना कैवा में सारा एक्यूमुलेट कर जाता है। अब उसमें जब ये सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट कर जाता है तो उससे फिर वो आगे जितना भी फ्लूइड या ब्लड वो जुगुलर वेन में इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से बल्ब्स हो जाते हैं और फिर ये आपकी वेन में प्रोमिनेंस और स्वेलिंग सी आती है। उसके बाद कोई भी लोअर लिम्ब एडिमा हो सकता है किसी भी कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। पेलर को देखें तो पेलर हम बेसिकली कहते हैं कि इट इज़ बेस्ट सीन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कंजेंटिवा लिप्स एंड टंग्स एंड इन द नेल बेड, यानी ये उन्होंने पेलर हम कहते हैं कि जो एनीमिया का पेशेंट होता है उसमें है, और जो बेस्ट सीन देखे जा सकते हैं वो ये स्ट्रक्चर हैं लिप्स और टंग में और नेल बेड्स में भी। अब आईलेट को अगर हम थोड़ा सा नीचे करेंगे तो उसमें जो कंजेंटिवा, पाल्पर कंजेंटिवा, स्पेसिफिकली जो पाल्पर कंजेंटिवा है उसमें हम इसकी देख सकते हैं। उसके बाद मैनी काजेज ऑफ एनीमिया कैन काज साइनस, टैकीकार्डिया, हार्ट फेलियर, हाइपरडायनेमिक। इसकी डिफरेंट काजेज हो सकती हैं।
जिसके अंदर एक काज उन्होंने कहा है साइनस टैकीकार्डिया। यानी साइनस टैकीकार्डिया क्या होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो रही, ज़्यादा हो जाती है साइनस टैकीकार्डिया। अगर आपका हार्ट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यानी 100 बीट्स पर मिनट दे रहा है तो साइनस टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू एनी अंडरलाइंग काज, किसी भी काज की वजह से हो सकता है। अगर हार्ट फेलियर हाइपरडायनेमिक यहाँ पे एक टर्म है। हाइपरडायनेमिक टर्म क्या होता है कि आपका अगर हार्ट नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मली वर्क कर रहा है, लेकिन अगर बॉडी की डिमांड इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से या हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फॉर एग्जांपल हाइपरथायराइडिज्म का कोई पेशेंट है, ठीक है। हमें पता है कि थायराइडिज्म क्या करता है कि थायराइड मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगर उसमें T3 या T4 इंक्रीज कर जाता है तो मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, फास्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि टिश्यू ज़्यादा काम करवाना शुरू करता है, वेस्ट भी वहाँ पे इकट्ठा कर देता है। अब वेस्ट में कुछ मेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं, वो वेजोडाइलेशन शुरू करवाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम कर दी जाती है। इस सिचुएशन में जो आपका नॉर्मल हार्ट था वो ब्लड ज़्यादा भेजेगा जब ये सारा फिनोमिना होगा, अगर कोई हाइपरथायराइडिज्म में जब ये फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। अब जब ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो वापस भी ज़्यादा आ रहा है, हार्ट पे ज़्यादा ओवरलोड होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरडायनेमिक, ठीक है। साइनोसिस को डिस्कस करें तो साइनोसिस को हमने जैसे अपनी पिछली स्लाइड में देखा, डिस्कस किया कि ये स्किन में ब्लू सी कलर यानी ब्लू कलर आता है स्किन में। ये किस वजह से हो सकता है, बाय इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन, ये इसकी मेजर काज है। अब क्या होता है, कार्बोक्सिक हीमेज यानी रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन को हम कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। अब ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के ब्लड में है, ठीक है, तो उसके साथ जब ऑक्सीजन अटैच नहीं हो रही तो इट मीन्स वो सैचुरेशन नहीं हो रही, ठीक है। और एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की। साइनोसिस हमारे पास 2 टाइप्स का है, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। ये दोनों साइनोसिस का डिफरेंस क्या है, इसके लिए हम इस टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन नहीं हो रही, यानी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन किधर किधर प्रेजेंट होती है, एयर्स में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद लंग्स में प्रेजेंट है, जिसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वुलाई कहेंगे। फिर पार्शियल प्रेशर इन आर्टरियोज में कहेंगे, आर्टरीज में प्रेजेंट होगी। अब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तो हम सैचुरेशन देखते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी एट्रियल के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होगी तो उसको हम कहेंगे सेंट्रल साइनोसिस, और ये किसी भी लंग प्रॉब्लम, किसी भी लंग की पैथोलॉजी की वजह से हो सकती है। साइट्स यानी कहाँ कहाँ पे हो सकती है सेंट्रल साइनोसिस, ऑन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग, लिप्स एंड चिक्स, ये इसकी मेजर साइट है जहाँ पे सेंट्रल साइनोसिस हो सकती है। क्लबिंग एंड पोलिस्थीमिया, क्लबिंग एंड पोलिस्थीमिया अगर हम देखें तो क्लबिंग इसमें हो सकती है, सेंट्रल साइनोसिस में क्लबिंग भी आ सकता है। पोलिस्थीमिया को अगर देखें तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज भी हो सकता है। टेम्परेचर ऑफ लिम्ब इज वार्म, लोकल हीट साइनोसिस रिमेन्स, यानी हीट अप्लाई करने से साइनोसिस रिमेन रहेगी वहीं पे। ब्रीथिंग प्योर ऑक्सीजन, अगर हम देखें ऑक्सीजन अगर हम अप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं तो इट विल पॉसिबल के साइनोसिस वहाँ से ख़त्म हो जाए। ऑन दी अदर हैंड हम पेरिफेरल की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो डायमिनिश्ड होगा। अब वो फ्लो ऑफ ब्लड किस तरह से होगा, तो पेरिफेरल साइनोसिस में रिजल्ट व्हेन क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन स्लो द ब्लड फ्लो। अब क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज बाहर का एनवायरनमेंट कूल है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, बॉडी क्या करेगी, जितना भी ब्लड है उसको कलेक्ट करेगी और वाइटल ऑर्गन की तरफ भेज देगी ताकि वाइटल ऑर्गन पे कोई डैमेज ना आए ड्यू टू कूल्ड एनवायरनमेंट, और जो ब्लड फ्लो है वो स्किन वाली जगह पे कम हो जाता है, यानी जो एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व है वहाँ पे ब्लड कम हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से जो साइनोसिस आएगी वो है पेरिफेरल साइनोसिस, और इसकी साइड क्या है, स्किन ओनली, क्लबिंग एंड पोलिस्थीमिया नॉट एसोसिएटेड, टेम्परेचर ऑफ लिम्ब इज कूल्ड, लोकल हीट में साइनोसिस एबॉलिश्ड हो सकती है। ब्रीथिंग प्योर ऑक्सीजन, इसमें तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए ही नहीं है, सो साइनोसिस विल परसिस्ट एंड इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल ड्यूरिंग कोल्ड एक्सपोजर, यानी ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकती है, कार्डियक आउटपुट अगर कम हो रहा है तो ये उसकी वजह से भी हो सकती है। ये हमने बात की कि साइनोसिस बेसिकली क्या है, लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। अब ये एक हमारे पास है स्कैमरज साइन, ये बेसिकली क्या होता है कि आपने दोनों फिंगर्स के नेल को जब आपस में ज्वाइन करना है तो एक आपकी डायमंड शेप स्ट्रक्चर बनेगा,
थोड़े से डिस्टेंस पे अगर आप देखें तो अगर डायमंड शेप स्ट्रक्चर बन रहा है तो इट मीन्स आप में विंडो जो हम स्कैमरेज विंडो है वो प्रेजेंट है, तो इट मीन्स नो क्लबिंग। ठीक है, अगर ये डायमंड शेप बन रहा है तो इसका मतलब कि जो स्कैमरेज विंडो है वो प्रेजेंट है एंड नो क्लबिंग। अगर स्कैमरेज विंडो एब्सेंट है तो इसका मतलब कोई पैथोलॉजी है और क्लबिंग भी हो सकती है। क्लबिंग की अगर हम रेस्पिरेटरी काजेज की बात करें तो रेस्पिरेटरी काजेज में कोई भी ब्रोंकस हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उसके बाद कोई भी लंग एक्सेस, कोई भी एयरवे इनलार्ज हो सकता है, उसके बाद प्लूरल एम्फिसीमा हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती हैं। जीआई काजेज की बात करें तो हिपैटिक सिरहोसिस हो सकता है, कोई भी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है या और कोई अदर थायराइड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं जिसकी वजह से क्लबिंग हो सकता है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में, फर्दर एग्जामिनेशन में हमने चेस्ट एग्जामिनेशन देखना है। चेस्ट का डायमीटर इंक्रीज तो नहीं, अगर इंक्रीज है तो इसको एक कंडीशन है जिसको हम एम्फिसीमा कहते हैं, जिसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स जो है वो डिक्रीज कर जाती है। मसल्स हमने देखने हैं कि वो कौन से यूज़ कर रहा है, कोई प्राइमरी है या एसेसरी है। हमने लास्ट लेक्चर में मसल्स की बात की थी। पर्स लिप ब्रीथिंग, यानी कुछ पेशेंट जो नाक से सांस खींचते हैं और मुंह से वो बाहर निकालते हैं। पर्स लिप ब्रीथिंग में हम प्रॉपर पेशेंट को सिखाते हैं कि उसने किस तरह से सांस लेना है, कि जैसे कोई हम चीज़ ब्लो करते हैं तो उस तरह लिप्स को बना उस शेप करके सांस लेना है 2 सेकंड के लिए, और 4 to 5 सेकंड हमने काउंट करते रहना है और तब तक वो लिप से सांस निकालता है। ये एक फिनोमिना होता है जो हम उसको प्रॉपरली सिखाते हैं। इंटरकॉस्टल मसल देखने हैं, उसमें तो कोई रिट्रैक्शन की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि लंग्स की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और जब वो एक्सपैंड करते हैं तो जब वो एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो वो रिकॉयल नहीं हो पाते, तो उसमें हमने उसकी इलास्टिसिटी को देख लेना है। और उसके बाद हमने देख लेना है कि अस्कल्टेट फॉर वीज, एस्थमा, पल्मोनरी एडिमा एंड क्वालिटी ऑफ ब्रीथ साउंड्स, ये सारी हमने साउंड्स वगैरह चेक कर लेनी है। क्रैकल सजेस्ट फ्लूइड इन द एयरवे, यानी अगर आपके एयरवे में कोई भी फ्लूइड आ जाता है तो फिर कुछ क्रैकल्स लाइक साउंड फील होंगी। तो ये सारी हमने उसकी चेस्ट एग्जामिनेशन में ये चीज़ें देख लेनी है। अब ये एक उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन है कि किस तरह से चेस्ट आती है। तो नॉर्मल चेस्ट इस तरह से है जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, और बैरल चेस्ट आपको इस तरह से नज़र आएगी कि इस तरह से ये हो सकता है। अगर आपको कि सारे पॉइंट्स में कुछ भी पॉइंट्स याद नहीं रहता तो एक पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एम्फिसीमा में 2 पॉइंट्स, कि एक तो बैरल चेस्ट आती है, सेकेंड कि जो आपका इंटीरियर पोस्टीरियर होता है और जो ट्रांसफर डायमीटर है वो ज़्यादा हो जाता है। ये 2 चीज़ें आपने याद रख लेनी है। नंबर 1 एम्फिसीमा के पेशेंट में, नंबर 1 चेस्ट जो आपकी बैरल चेस्ट आती है, और दूसरा जो आपका एपी और ट्रांसफर डायमीटर, ये दोनों ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। अगर कुछ नहीं याद है तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख लेने हैं। फिर ये डिफरेंट चेस्ट के बताई हैं। नॉर्मल एडल्ट चेस्ट इस तरह से होती है। अगर हम बैरल चेस्ट देखें तो हमने जैसे बात की कि इंटीरियर पोस्टीरियर का डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। पिजन चेस्ट की आपने एग्जामिनेशन इस तरह से लेनी है कि अगर आप पिजन को माइंड में लेके आए तो उसकी जो चेस्ट है वो आगे को प्रोमिनेंट हुई होती है, इसलिए इसको पिजन चेस्ट कह रहे हैं, क्योंकि जो आपका इंटीरियर डिस्प्लेस्ड स्टर्नम, यानी आपका जो स्टर्नम है वो इंटीरियर डिस्प्लेस्ड होता है, और मोस्टली ये बच्चों में होता है। कोई रिकेट्स या कोई ऐसा बच्चा जिसको कैल्शियम की कमी है। फिर उसके बाद अगर हम फनल चेस्ट को देखें तो फनल चेस्ट के अंदर जो आपका लोअर स्टर्नम है वो डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, यानी लोअर पार्ट अंदर को चला जाता है, और ये कंजेनिटल हो सकती है। और उसके बाद स्कोलियोसिस है जिसमें आपका एस शेप स्पाइन आता है। फर्दर फिजिकल एग्जामिनेशन में कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन है जिसके अंदर हमने फोकस करना है साइन ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में, डिटेक्शन ऑफ हार्ट मर्मर, यानी साउंड किस तरह से आ रही है हार्ट की, साइन ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ टेस्ट हैं जिसके अंदर सीबीसी आ सकता है। ठीक है, विच विल असेस द एनीमिया, ब्लड कल्चर एंड स्टेन, कोई भी आपका इन्फेक्शन, माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी काइंड का इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करेगा। आर्टेरियल ब्लड गैस देखेंगे, उसके बाद स्प्यूटम एएफबी देखेंगे, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है उसको बेसिकली रूल आउट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ब्लड गैस को देख लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट 1 क्रिएटिनाइन एंड ब्लड ग्लूकोज, इन सब को हम थ्रू टेस्ट हम सारा इनको असेस कर सकेंगे। उसके बाद चेस्ट रेडियोग्राफी आ सकती है, उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आ सकती है, इकोग्राफी आ सकती है। इकोग्राफी बेसिकली आपकी हार्ट की अल्ट्रासाउंड होती है। स्पायरोमीट्री एंड पीक एक्सपायरेटरी रेट,
ये क्या होता है कि स्पायरोमीट्री जो लंग्स की कितनी फोर्स इंस्पायर है, यानी कितनी फोर्स से वो इंस्पायर कर रहे हैं, उसकी रेशियो को डिटेक्ट कर सकती है। और पीक एक्सपायरेटरी रेट, ये एक ऐसी डिवाइस होती है कि पेशेंट को सिखा के ये डिवाइस पेशेंट को घर के लिए भी दी जा सकती है कि वो अपना खुद ये एक्सपायरेटरी रेट चेक कर सकता है।